हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता है कि हम कवर कर रहे हैं हाई यील्ड वीडियोस को, जो होते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। हमने बहुत सारे सेशंस ले लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज का सेशन है हमारा यूपीपीसीएस के 2021 का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसका डिस्कशन करेंगे हम आज। अगर आप वीडियोस देखते आए हैं और देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम किसी भी क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 50 क्वेश्चंस ईच। तो आज हम 1 to 50 क्वेश्चन करेंगे, किसका? 2021 पेपर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर। अभी 21 का क्वेश्चन है, 21 के पेपर में ये आया था। और अब आप देखिए कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, तो 2019 की जो स्कीम है या जो पॉलिसी है वो 2021 में पूछी जा रही है। तो आप इससे हिसाब लगाएं कि जब आप करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे तो एकदम स्पेसिफिक लास्ट 6 मंथ्स नहीं, थोड़ा पीछे भी जाना है। ठीक है, जहाँ तक जा सके, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो नेशनल एयर क्लीन एयर प्रोग्राम का जो बेस लाइन था वो था 2017। बेस लाइन क्या होता है कि इसी के रिस्पेक्ट में रिड्यूस करना था क्या, कि PM10 131 सिटीज का, 131 सिटीज में PM10 पर्टिकुलेट मैटर 10 के अमाउंट को रिड्यूस करना था। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन रिस्पेक्ट विद किसके? 2017 के लेवल्स। बेस लाइन क्या था? 2017, और 2019 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सप्लेन इसलिए किया कि यूपीपीसीएस स्कीम्स और पॉलिसीज पूछने के लिए फेमस है। वो आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा। ये वो ये नहीं सोचेगा कि 2019 का है तो मैं ना दूं, है ना? वो आ सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री पर्वतिया इन पुराण्स। श्री पर्वतिया, वकाटकाज, इक्ष्वाकुज और शक्स और खारवेलाज किसको बोलते थे? इक्ष्वाकुज को बोलते थे। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु कहाँ मिलते थे? ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कृष्णा रिवर का जो साम्राज्य था वो कृष्णा के ईस्टर्न पार्ट में था। ईस्टर्न पार्ट। शैविज्म को ये बहुत मानते थे। प्रैक्टिस किसको करते थे? शैविज्म। ठीक है, बाकी वाकाटा का शख्स खराविलास को हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक आपने पढ़ भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एक्सक्लूसिवली। इसका पंच क्या है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पे जो पॉवर्टी लाइन बेस्ड हो। तो किस कमिटी की रिकमेंडेशन थी ये? अलग कमिटी। अलग कमिटी ने क्या कहा कि 2400 किलो कैलोरी रूरल एरिया में ज़रूरत है एज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और 2100 किलो कैलोरी अर्बन एरिया में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी। आई होप कि आपने अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ लिया होगा, तो आप मुझे बताइए, रिकॉल भी हो जाएगा आपका कि तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी। The official agronomy during the Mauryan age was related to weight and measurement, administrative management, construction of roads, revenue management. तो it was related to, ये जो agronomy है वो क्या किससे related है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स से। ठीक है, बहुत अलग सा क्वेश्चन ये आया। नेक्स्ट, which of the following indicators is not used to calculate human development index? हमने कई बार इसके क्राइटेरिया पढ़ लिए, अब आप पूछेंगे कहाँ पढ़ा। हमने पढ़ा है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं, रिलीज कौन करता है और रैंक क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक आपको हमने रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में करवा दिया है 10 मिनट शो में, आप जरूर देखिए अगर आपको याद नहीं है। 138
रैंक है एचडीआई की। अब पूछ रहा है आपसे इंडिकेटर कौन नहीं है जब हम मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, सोशल इनइक्वालिटी नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं महाजनपदाज और कैपिटल्स के बारे में कि मत्स्य, कुरु और सुरसेन और अस्माक, इनके कैपिटल्स कहाँ कहाँ। चलिए मिलाते हैं पहले। अगर मुझे सुरसेन के लिए कहे, सुरसेन, तो आई विल गो फॉर मथुरा। सुरसेन का मथुरा है, ये याद होगा आपको। ठीक है, कुछ कॉमन 16 महाजनपद में थे, कुछ कॉमन है, बहुत आसान से नाम है जो इजिली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो सुरसेन का मथुरा है। अगर आप कुरु का पूछेंगे, कुरु, तो कुरु का इंद्रप्रस्थ है ना, ये दोनों बहुत ही कॉमन है। तो बी का 4 और सी के 1 से देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है। बी का 4 और सी का 1, एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अस्माक क्या है, अस्माक का कोटन, और मत्स्य का क्या है, विराटनगर। ठीक है, ये क्वेश्चन महाजनपद से आया है। महाजनपद आज आपको उनके कैपिटल के साथ एक बार रिवाइज कर लेना है, श्रवष्टि और चंपा, ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी किसने दिया है। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी, ऑस्कर लिविस, गुन्नर मिर्डल, आशीष बोस और अमर्त्य सेन। कल्चरल पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखेंगे इसमें, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, हमने बहुत सारे किए हैं अभी तक। 2022 तक के पेपर को हमने पूरा डिस्कस कर लिया और उस दौरान हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑप्शन वाइज हमने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। तो ऑस्कर लिविस कल्चरल पॉवर्टी की थ्योरी को कौन प्रोपाउंड करते हैं, ऑस्कर लिविस, 1960s के टाइम पे। ठीक है, इनका कहना है कि जो पॉवर्टी है वो सिर्फ इकोनॉमिकल रीजन की वजह से नहीं, कल्चरल रीजन की वजह से भी है, ये जनरेशनल भी होती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा माइंडसेट, हमारी हमारी हमारा एक्शन सब उस सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो जाती है। जिस कल्चर में हम पले बढ़े होते हैं, तो हमारा जो माइंडसेट भी होता है उसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो सिर्फ इकोनॉमी इज नॉट द रीजन बिहाइंड पॉवर्टी, कल्चर में ऑल्सो बी द रीजन बिहाइंड पॉवर्टी। तो ये किन्होंने दिया था, ऑस्कर लेविस इन 1960s। ठीक है, अब देखते हैं assertion रीजन का क्वेश्चन। assertion क्या है अपना, we have much more information about cholas than their predecessors। बिल्कुल है ना, हमने अर्ली चोलास के बारे में भी तो पढ़ा है। Reason, the Chola rulers adopted the practice of having inscriptions written on the walls of temples giving a historical narrative of their victories। This is true। तो both A and R are true and R is the correct explanation of this is correct। ठीक है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, A। नेक्स्ट क्या है, during the mid 80s decade of 20th century the negative aspects of development were discussed at large, which among the following was not such important। क्या कह रहा है कि 20वीं सदी के 80 के दशक तक के मध्य के दौरान विकास को नकारात्मक पहलुओं पर बड़े पैमाने पर चर्चा की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा इतना महत्वपूर्ण नहीं था। अब देखिए 80s मिड 80s डिकेड की बात कर रहे हैं, तो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स था, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन था, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन था, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट को उतना डिस्कस नहीं कर रहे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। ओके, which of the following Indian archaeologists first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock paintings? ऑप्शंस क्या है, मधु स्वरूप वत्स, एच डी संकलिया, वी एस वांगकंकर, वी एन मिश्रा। भीमबेटका केव्स के लिए फर्स्ट विजिटेड आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, वी एस वांगकंकर। आप बताइए भीमबेटका केव्स कहाँ लोकेटेड है, इतना आसान सवाल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भीमबेटका केव्स कहाँ। नंबर ऑफ सिटीज इन यूपी विच आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम। ठीक है,
अब स्मार्ट सिटी स्कीम के अंदर कितने थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह के सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम बजट पढ़ते हैं तो बजट में ऐसे सवालों पे हम एक बार ध्यान देंगे कि ये नंबर भी पूछ लेते हैं कि कितने सिटीज इसके अंदर आएंगे। आई होप आपने यूपी का बजट अभी तक कवर कर लिया होगा, और अगर नहीं कवर किया है तो हम यूपी के बजट को कवर बहुत जल्द ही करने वाले हैं। 1-2 दिन में हम यूपी का बजट लेके आ जाएंगे और उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वही हम मार्क कर लेंगे। उस टाइम 10 सिटीज को रखा गया था, 10। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, हरप्पन साइट को स्टेट से मिलाना है। बालू, मंडा, पादरी और हुलास। अब इसमें से अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमारे साथ आप फॉलो कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को आप रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, तो आपने ये देखा होगा कि हुलास का नाम हमने लिखा था। कहाँ लिखा था? जब मंडी, यूपी की हरप्पन साइट मंडी का जिक्र हुआ था तो हमने वहां पे हुलास को भी पढ़ा था, हमने वहां पे आलमगीरपुर को भी पढ़ा था, द मोस्ट ईस्टर्न साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो एक चीज तो हमें आ गई कि हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो डी का हो गया 1, इससे हम बस एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, हुलास के साथ मंडी भी उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश की सारे हरप्पन साइट्स को हमने कवर कराया हुआ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन में, आप जरूर देखिएगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा, वो आपके एलिमिनेशन में भी आपकी हेल्प करेगा, तो वो पता होना चाहिए। बंदा कहाँ है? इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और बालू इज इन हरियाणा। बालू, ए का 3 क्या लगता है आंसर होना चाहिए? ए का 3 और डी का 1। मंदा इज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पादरी इज इन गुजरात, तो अपना आंसर जाना चाहिए सी का 4, डी। ठीक है, ये सारे नए नए नाम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, गुजरात के लिए जनरली हम नेशनल लेवल पर अगर हम पढ़ते हैं तो धोलावीरा और लोथल पढ़ के ही रह जाते हैं। ये पादरी नाम आपने नहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ा भी होगा तो इट्स नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन environment to United Nations in 1987. That report was, अब इस क्वेश्चन का मैं आपको कमाल बताती हूँ। अगर 2021 का पेपर सॉल्व करके कोई गया होगा 2024 में, तो उसको एक क्वेश्चन का ग्रेस मिला होगा औरों से ज्यादा। क्यों मैं बता रही हूँ आपको? क्योंकि ये क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो 2024 का जो बहुत टफ पेपर माना गया है यूपीपीसीएस का, उसके एक टफेस्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया, और उसका एक ऑप्शन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसका रिलेशन था, उस रिपोर्ट का नाम बदल दिया गया। जो इनमें से जो उसका आंसर है वो उस रिपोर्ट लिमिटेड ग्रोथ, उसके रिपोर्ट का नाम दे दिया गया ऑप्शन में लिमिटेड ग्रोथ। तो जिसने 2021 का पेपर किया होगा और जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में नहीं भी पढ़ा होगा, तो वो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसका नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। वहां पे इस आवर कॉमन फ्यूचर के नाम को बदल के क्या कर दिया गया था? लिमिटेड ग्रोथ। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो क्या है? हाई यील्ड वीडियोस। कि आप जितना और रिसोर्सेज से नहीं सीखेंगे अलग अलग टेस्ट सीरीज को करके, उतना आप पीवाईक्यू से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती। ठीक है, द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय ह्वेनसांग, अबू जैद एंड अल मसूदी एंड अल बरूनी। ठीक है, सही लग रहा है? इतने सारे नाम दिए हुए। द पिलग्रिमेज टू संबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। ये भी सही ही लग रहा है, ऐसे स्टेटमेंट्स एकदम एग्जैक्ट आना तो पॉसिबल नहीं है, अगर रिस्क लेते तो बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब इतना नहीं हो सकता कि अब 3 नाम दिए हैं, अब एक नाम गलत कर भी सकता था अगर आप उस रीजनिंग पे करेंगे, लेकिन हम इसको दोनों ही सही करेंगे, बोथ 1 और 2। द अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेट अप बाय नीति आयोग। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है? ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग
was sent as representative of laborers by Indian government in Washington summit of ILO in the year 1919. ठीक है, ये वो टाइम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमिटी बनने का टाइम है। टाइम आपने एनएम जोशी का नाम पढ़ा होगा। तो भेजा किनको गया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर बना के? वीपी वादिया को। ठीक है, एनएम जोशी भी एक बहुत बड़ा नाम है इस मूवमेंट का, एआईटीयूसी का। लाला लाजपत राय, ट्रेड यूनियन वगैरह से रिलेटेड है ये सब, उसी टाइम का है, उसी आसपास का है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा है? Published in 1962, which set a tone for an environmental movement in the world, was written by Carolyn Merchant, Karl Marx, Rachel Carlson और राजगोपालन। किसने लिखा था ये साइलेंट स्प्रिंग? अगर नहीं भी आता है तो अभी के बाद आपको आ जाना चाहिए कि साइलेंट स्प्रिंग लिखा गया था किनके द्वारा? रशल कार्लसन के द्वारा। ठीक है, रशल कार्लसन। नेक्स्ट, with reference to the Treaty of Aix-la-Chapelle 1748, which of the following statements are correct? हम जानते हैं कि कार्नेटिक वॉर 1 जब कंक्लूड हुआ था तो इस ट्रीटी के साथ कंक्लूड हुआ था, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल इन 1748। दिस इज करेक्ट। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग द इंग्लिश गॉट बैक द मद्रास। तो बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 अपना आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, which one of the following is not covered under integrated child development program? इस अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर क्या नहीं आता है? क्या क्या आता है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आता है, इम्यूनाइजेशन आता है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन आता है। क्या नहीं आता है? फैमिली प्लानिंग नहीं आता है। तो अपना आंसर क्या हो गया? फैमिली प्लानिंग। मैं बार बार कह रही हूँ कि यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में नॉट बहुत ध्यान से पढ़ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में नॉट 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 लगा ही रहता है, तो ऐसा नहीं कि आता सवाल गलत हो जाए। चलिए, इंडियन आर्म्स एक्ट हमें मैच द फॉलोइंग करना है। इंडियन आर्म्स एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट। रॉयल टाइटल एक्ट को हम मिला सकते हैं किससे? रॉयल टाइटल एक्ट को मिला सकते हैं हम 1876 से। ये रॉयल टाइटल एक्ट का काम कब से हो रहा है? मुझे लग रहा है ये लिटन के टाइम का था ना रॉयल टाइटल एक्ट। तो बी का वन इस दो में है, बी का 1। इंडियन आर्म एक्ट 1978 का, तो ए का 2। तो इससे ऑप्शन क्या मिल जाएगा अपना? ए का 2 से डी, ए का 2 और बी का 1। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में बना था और इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 में। ठीक है, अगर हमें ऊपर के भी दो आते होते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी और मेडिवल पीरियड। सॉल्व करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हम क्या कहते हैं हमेशा? अभी हम अर्बन स्मार्ट सिटीज को, कई बार ये पूछा भी गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्मार्ट सिटी से कंपेयर करके कई मेंस के क्वेश्चन आए हैं। तो अर्बनाइजेशन, अपने टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को किससे मिला सकते हैं? अर्बन, हाँ अर्बनाइजेशन होगा शायद, या अर्बन ही है। ठीक है, लेटर वैदिक सोसाइटी, तो लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रेरियन था उस टाइम, खेती की बातें शुरू हो गई थी ना। लेटर वैदिक है, लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में हम क्या कर रहे थे? नेचर को पूज रहे थे, अग्नि को, इंद्र को, सन को। और लेटर वैदिक में हमने खेती वेती शुरू कर दी थी। ऋग्वैदिक सोसाइटी, इट वाज अ पास्टोरल सोसाइटी। ठीक है, और मेडिवल क्या था? अब मेडिवल में लैंडलॉर्डिज्म की तो बात आ ही गई थी ना। मेडिवल में क्या जाएगा अपना आंसर? डी, ए का 4, बी का 3। ठीक है, Who had merged सिक्किम in India? किसने मर्ज किया था सिक्किम को? लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, ऑकलैंड। Who did this? लॉर्ड डलहौजी ने मर्ज किया था सिक्किम को इंडिया में। नाउ यू मेंशन द ईयर। अरे तो आप यही बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि डलहौजी का रेन ईयर कौन सा, किस टाइमलाइन में डलहौजी वाइसरॉय थे। ठीक है, आप ये मेंशन कीजिए।
कानपुर एंड लखनऊ cities of UP became million cities as per the census. किस ईयर के सेंसस के अकॉर्डिंग? अब ये क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, मैंने भी सर्च किया इस क्वेश्चन को तभी आया ये क्वेश्चन। किस कब से आना पॉसिबल होगा कि मिलियन सिटीज कब बना था? 1971 में और 1981 में रेस्पेक्टिवली। इन क्वेश्चंस में तो क्या तुक्का भी लगाएंगे। Who among the following leaders did not participate in the second table conference? तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, वो था सेकंड, तो महात्मा गए ही थे। सरोजनी नायडू ने ऑलमोस्ट सारे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। मदन मोहन मालवीय ने भी किया है। अंबेडकर जी हैं जिनने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है अपना? ओके, ये जजमानी प्रथा के बारे में पूछ रहे हैं क्या? तो जजमानी प्रथा, बिहार यूपी के लोग जानते होंगे कि जजमानी प्रथा क्या होती है। तो ये नॉर्थ इंडिया तक लोकेटेड था, नॉर्थ इंडिया तक कन्फाइंड था जजमानी प्रथा। तो ए का 1, अब ए का 1 है, ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि चारों ऑप्शन में ए का 1, ठीक है। अब बी देखते हैं, ये 12 बलूत, 12 बलू कहाँ की प्रथा थी? ये महाराष्ट्र की प्रथा थी। तो बी का 3, इससे भी आंसर नहीं आया। बी का 3, दो जगह बी का 3। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस परेशान ही करते हैं, ठीक है। मिरासी और अदेद, हटा दे, ये कहाँ की प्रथा थी? मिरासी वॉज कन्फाइंड टू कर्नाटक और अदादे तमिलनाडु। तो अपना आंसर क्या जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। अच्छा, आइए देखते हैं। ये जो बैनर्जी है ना, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ लिखा हुआ है। ये थोड़ा सेशन सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया। बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का कलाम आज़ाद यहाँ आ गया है। अ नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। अगर आप देखिए गीता रहस्य, ये किन की किताब है? बाल गंगाधर तिलक की। तो अपना बी का 4 देखते हैं। बी का 4 दो ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बुक है। तो डी का 2, डी का 2, डी का 2 एक ही ऑप्शन में है। हमारा आंसर आ गया ए, ठीक है। इजीली आ गया, बहुत ऐसे इजीली। दो ऑप्शन अपने को तो पता होता ही है, जितने भी लोग हम तैयारी करके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये आप मानते हैं कि हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन ना भी तो 90% क्वेश्चन में हमें, जो क्वेश्चन हम छोड़ के आते हैं या नेगेटिव करते हैं, वहाँ 50% ऑप्शन तो हमें आते हैं, ठीक है। बाकी दो ही ऑप्शन नहीं आते। इस ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो वहाँ 50% से काम चल जाता है। जैसे तो ए का द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किन्होंने लिखा है? लाला लाजपत राय ने। और इन नेशन इन मेकिंग वो लिखा है किन्होंने? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। अब हमें यहाँ से पता चल गई दो और नई किताब। ये नेशन इन मेकिंग लिखा गया है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा, और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लिखी गई है किनके द्वारा? लाला लाजपत राय, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या गया? ए, करेक्ट। ऑल राइट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वाज प्रोपाउंडेड बाय, मार्जिनल मैन की थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट ई पार्क ने दी थी मार्जिनल मैन की थ्योरी। अब ये मार्जिनल मैन की थ्योरी थी क्या, ये समझना जरूरी है आगे इन क्वेश्चंस को सही करने के लिए। कि क्या कहता था मार्जिनल मैन? कि दो कल्चर के बीच में फंसा हुआ एक इंसान कहलाता है मार्जिनल मैन। जो दो स्फेयर ऑफ कल्चर्स के बीच में फंस जाए, ऐसे लोग क्या होते, कौन कौन से लोग होते हैं? दीज आर रेफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स। ये मार्जिनल मैन है, ये दो कल्चर के बीच में फंस चुका है। ना इसकी अपनी जो ओरिजिनल कल्चर है वो इसके साथ है, और ना ही जहाँ ये गया है वहाँ इसको एक्सेप्टेंस मिल रही है। दैट वाज द थ्योरी ऑफ मार्जिनल मैन प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्ट ई पार्क, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन
दिंदीगल मैसूर इन 1755। दिंदीगुल में किसने आमरी बनाई थी? हैदर अली ने। हैदर अली। दिंदीगुल मैसूर इन 1755। ओके, आई होप आपने एंग्लो मैसूर वॉर सारे याद कर लिए होंगे विद डेट। यूपीपीसीएस हैज कीन इंटरेस्ट इन आस्किंग क्रोनोलॉजी, तो आप डेट्स हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डेट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है? और हो सके तो एग्जैक्ट, क्योंकि कभी कभी ये बहुत क्लोज ऑप्शंस देते हैं। Which one of the following is not a major cause of wildlife extinction? मेजर कॉज कौन नहीं है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का? लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट बिल्कुल है। अब नेचुरल हैबिटेट ही नहीं छोड़ेंगे तो वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कैसे करेगा? अपने नेचुरल हैबिटेट में ही तो कोई सर्वाइव करता है। टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, illegal commercial trade of wildlife, which of the following is? obviously फॉरेस्ट फायर होगा तो माइग्रेट करेंगे ही। इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। क्या नहीं है? फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि अभी पॉपुलेशन ग्रोथ इतना नहीं पहुंची है कि जाके वाइल्ड लाइफ जंगल साफ करना शुरू कर दें। इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड एक अलग चीज है और पॉपुलेशन का बढ़ना बहुत ही अलग चीज। हर चीज की वजह पॉपुलेशन नहीं हो सकती। The British government introduced different land revenue system in different parts of India. Okay, this is true. कैसे कैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए थे आपको पता होगा? परमानेंट, रेतवारी, महलवारी। इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन पीजेंट्री। बिल्कुल इसने क्रिएट किया ही, जमींदार्स बनाया, पीजेंट्री बनाया, टेनेंट्स बनाया, अलग अलग क्लासेस बनाए। ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, 3 रेवेन्यू हमने, परमानेंट, सेटलमेंट और महलवारी, रेतवारी, इन सब ने क्या किया? क्लासेस ऑफ जमींदार्स ही तो बनाए। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है? नेक्स्ट, इन अगस्त 2020 रेलवे म्यूजियम इन इंडिया वाज डेडिकेटेड टू द नेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? हुबली, मैसूर, सिलवासा, चितरंजन। अभी क्वेश्चन कब का है? रेलवे म्यूजियम, मतलब करंट बेस्ड क्वेश्चन है। उस टाइम हुबली में बनाया गया था। अब रेलवे म्यूजियम, अभी आप अंडर वाटर म्यूजियम के बारे में पूछ सकता है हमसे कि अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बना है। अभी आपको अगर पता है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने क्या बोला? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत पूछते हैं, और पूछा भी किसका है? फतवा जहानदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबाकत नसीरी। अब इनकी क्रोनोलॉजी पूछ दी, तो क्रोनोलॉजी इनकी देखते हैं। किताबुल हिंद कुछ 1030 के आसपास, तो किताबुल हिंद को रखेंगे पहले नंबर पे, ठीक है? 1030, 1030। तो दो ऑप्शन में, इसमें भी अगर आपको ये आता है किताबुल हिंद सबसे पुरानी बुक है, इससे भी ये सॉल्व नहीं होगा। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले ही 3 मैंने कहा जब क्वेश्चन टफ होता है तो ये इजीली सॉल्व नहीं होता। अब किताबुल हिंद के बाद होता है पृथ्वीराज रासो, ये 1235 की किताब है, पृथ्वीराज 1235। तो 3 के बाद 2 आना चाहिए, तो 3 के बाद 2 यहाँ है, तो डी ही आंसर होगा। लेकिन ये कब होगा? जब मैंने फैक्ट्स चेक कर लिए, ठीक है? ये आसान नहीं होता। आप अगर थोड़ा दिमाग लगा के भी करते, हिस्ट्री में बहुत जाके, तब तक क्वेश्चंस मिस हो जाते। तो अगर एग्जैक्टली आता है तो ठीक है, नहीं तो आप फेज वाइज कर सकते थे इसको, और 50% चांस लिया जा सकता था जिनको ये पता होता कि किताबुल हिंद जो है सबसे पुरानी किताब होगी, तो आप बी या डी में 50% चांस ले सकते थे, बाकी आपका लक होता। और तबाकत नसीरी 1260 में लिखी गई थी। फतवा जहानदारी, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। Which among the following became the first Arab nation to launch the Mars mission in July 2020? 2020 की बात पूछ रहे हैं ये, तो कतर ने किया था, कतर ने। अभी हम एक स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको कंपाइल करके, है ना? एक्सटेंट तो कुछ है नहीं करंट अफेयर्स का, इट इज़ अ वेरी डायनामिक पोर्शन। आप कितना पढ़ेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन जो थोड़ा लगता है इंपॉर्टेंट है कि इसको पूछते जाने की चांसेस हैं, उसका एक कंपाइलेशन हम ज़रूर लेके आएंगे।
Who was the ruler of Golconda when Aurangzeb seized the fort of Golconda in 1687? Who was he? Abdul Hasan Qutub Shah. ठीक है, Abdul Hasan Qutub Shah. Next our question is कि which of the following neighboring countries of India has banned free internet for social media? अब ये बहुत बैकडेट का क्वेश्चन आ गया है, अभी करंट में देखेंगे कहाँ कहाँ भी तो सोशल मीडिया बैन किया है। कहाँ? जापान ने सोशल मीडिया को लेके कुछ नई पॉलिसीज बनाई हैं, चाइना में तो पहले से हैं, लेकिन करंट में भी जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को लेके कुछ नई पॉलिसीज बनाई। ठीक है, ये बहुत मैंने काटा इसको बेकार, बांग्लादेश में हुआ था ऐसा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, देखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, अकबर tried to fix the age of marriage for boys and girls. This is true. अकबर के बारे में, अकबर के अच्छे वर्क्स को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें यह आता है कि अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज। अकबर gave freedom to girls to marry at their own will and not under parental pressure. This is also true. Both 1 and 2 is the correct answer. ठीक है, do visit फतेहपुर सीकरी फॉर अकबर, आप और कुछ जान पाएंगे। अब हमसे क्या पूछ दिया, इंडिया आइडियाज समिट 2020। अब इट इज़ अ वेरी बैकडेटेड क्वेश्चन, बहुत पुराना है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि ऐसे समिट्स को पढ़ेंगे। हमने 10 मिनट शो में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स को मेंशन किया है, तो वो आप एक बार देखेंगे, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ये बैकडेटेड का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए, दीवाना तन, मुस्तरफी, मुशरीफ और वैक्यनिवास, इन सब के बारे में पूछा कि इनको क्या ड्यूटी असाइन की गई थी। ठीक है, तो इनको ड्यूटी असाइन की गई थी दीवान तन को मेंटेन्ड प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स। ठीक है, ए का 2, ये ऐसा है ना, ये हिंदी में पढ़ते हैं, थोड़ा मुख्य घटनाओं और फरमानों की एक उचित सूची बनाए रखें। हाँ यही है, वो थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम आ गया है तो वो लिखने में दिक्कत हो गई है। एक मिनट, दीवान है तन, इट यूज टू लुक आफ्टर द जागीर्स एंड सैलरीज। तो ए का हो गया है 3, ये थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे। मुस्तरफी, मुस्तरफी वाज द एग्जामिनिंग द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्टेट, ये यहाँ है, ये पूरी लाइन यहाँ पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन की सेटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड मुशरिफ की बात करते हैं तो मुशरिफ क्या थे, लुक आफ्टर द ऑफिस। मुशरिफ, ये लुक आफ्टर द ऑफिस यहाँ लिखा है। ठीक है, और वाक्यनविस ये क्या करते थे, ही मेंटेन्ड अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स एंड फरमान्स। ये क्वेश्चन की सेटिंग थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो आप एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, बी। हिंदी में हालांकि ठीक लिखा है दीवाना तन, तो एक लाइन में लिखा है हिंदी में। आइए, अगला सवाल क्या है हमारा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है कि 29 जुलाई 2020 में कहाँ सेट की गई थी, प्रयागराज में की गई थी। अभी आप बताएंगे, अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी जो मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कहाँ खुल रहा है, वाराणसी, गोरखपुर। आयुष मेडिकल कॉलेज कहाँ खुल रहा है, और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहाँ खुल रहा है, यूपी में। यूपी के बजट में इन चीज़ों का जिक्र है, आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, और अगर आपको आता है ये आंसर, आपने याद किया हुआ है तो आप मेंशन कीजिए, नहीं आता होगा तो डू गो एंड चेक इट एंड देन मेंशन। और फिर भी ना आए तो हम यूपी बजट का सेशन लेके आएंगे, वहां आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, शेख मोइनुद्दीन अजमेर चिश्ती, अच्छा इनके दरगाहों से इनको मिलाना है, तो इसमें गलत हमें ढूंढना है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो शेख बुरहानुद्दीन दौलताबाद गरीब, शेख मोहम्मद गुलबर्गा हुसैनी, शेख निज़ामुद्दीन मुल्तान औलिया, इनका जो दरगाह था वो निज़ामुद्दीन औलिया के ही नाम से था, यही गलत है।
मुल्तान औलिया नहीं था। नेक्स्ट, एक मिनट। सॉरी। Indian Minister of Youth Affairs and Sports announced on 25th July 2020 that in 2021 fourth Khelo India Youth Games will be hosted. अब देखिए, यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछ दिया। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स कमेंस हुआ है, कहाँ हुआ है? बिहार में। बिहार के 3-4 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो खेलो इंडिया गेम्स के बारे में पढ़ लेंगे जो डिटेल में, ठीक है। ये अब पुराना हो गया, लेकिन थीम पता चल गया कि खेलो इंडिया गेम्स के बारे में यूपी पीसीएस में कमीशन पूछ सकती। Which of the following Mughal periods canal was constructed by restoring the Raj Baba of Firoz Shah? देखिए, दो नहर थे, एक रजब वाह और फिरोज शाह, ठीक है, यमुना से पानी लाया जाता था, और एक था उलुग खानी, ठीक है, उलुग खानी। दो नहर था, फर्स्ट, सेकंड, और ये फर्स्ट, ये दोनों फिरोज शाह के ही बनवाए हुए थे। रीस्टोरेशन पूछ रहा है कि किसको रीस्टोर, राजवहब को रीस्टोर करके, रजबवाह को रीस्टोर करके कौन सा नहर बनाया गया था? शाहब नहर, शाहब नहर, ठीक है। उलुग खानी का भी नाम याद रखेंगे, हो सकता है अगली बार उलुग खानी पूछते। ठीक उसी तरह जैसे हरप्पन साइट, एक बार उनने मंडी पूछा, अगली बार हुलास पूछ दिया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर स्पोर्ट्स के उस टाइम के करंट से आया था कि फर्स्ट एवर फुटबॉल क्लब टू फीचर ऑन नैस्डैक बिलबोर्ड्स इन न्यूयॉर्क टाइम्स, मोहन बगान था उस टाइम, ठीक है। तो आप टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ये तीन तो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स हैं ही, ये करंट इवेंट्स को आप करंट में जरूर रिवाइज करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ किताब है नौरस? किताब है नौरस किन्होंने लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह टू ने, इब्राहिम आदिल शाह टू, जस्ट मग अप, इसको रट लेना है ना। किताब है नौरस किसने लिखी है? इब्राहिम आदिल शाह टू ने। और जो पीछे हमने देखा था पृथ्वी रासो, किताबुल हिंद, इनकी क्रोनोलॉजी ये भी आपको रट लेना है। द फर्स्ट किसान रेल ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस था उस टाइम का, अब तो बैक डेट है, लेकिन ये देवलाली टू दानापुर चला था। द फर्स्ट किसान रेल, ठीक, अब ये बैक डेट हो चुका। नेक्स्ट, in which of the following districts of UP a major solar power plant was established in collaboration with France in 2018? अब देखिए, इससे बहुत रेलेवेंस नहीं है। अभी आप मुझको बताएंगे 500 मेगावाट का एक सोलर प्लांट और एक 300 मेगावाट का सोलर प्लांट दो जगह लगाया जाना है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यूपी बजट, आप ये ढूंढ के बताएंगे, और अगर आप नहीं ढूंढ के बताएंगे तो हम बताएंगे आपको। 10 मिनट शो में हम यूपी बजट लेके आएंगे, वहां आपको बताएंगे। मिर्जापुर में पावर प्लांट लगाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। अब 2020, 2019, 2019 के समिट से हमें मतलब नहीं है। हमने 10 मिनट शो में आपको बताया कि इंटरनेशनल समिट्स करवाया है 2024-25 दोनों को रिलेट करके, उनके थीम्स को, उनके डेट्स को। बहुत अच्छा सेशन है, आप जरूर देखिए, बहुत फायदा होगा उससे आपको। जैसे क्वेश्चन है ये G20 और G7, ये दोनों कहाँ, होस्ट सिटीज इनकी क्या हैं, when it took place, और या कब ये कन्वेन होने वाला है, ये सब की इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। इट इज अ गुड कंपाइलेशन। अब G20 के बारे में आप बताइए कि कहाँ होने वाला है, ठीक है। G7 तो कनाडा हुआ है, और G20 समिट कहाँ होने वाला है? आज G7 का भी आप चेक करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रामसर साइट्स वर एडेड टू उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2020? आई वोंट लाई इफ आई से कि मैंने 10 मिनट शो के अंदर ही यूपी स्पेसिफिक रामसर साइट्स करवाया है। उसमें बताया है कि यूपी के पास इंडिया की सेकंड हाईएस्ट रामसर साइट्स का नंबर है, दैट इज 10। उससे ज्यादा तमिलनाडु के पास है, दैट इज 20। और रामसर साइट्स की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने सब मेंशन की है, गो वॉच दैट सेशन, जस्ट डोंट मिस इट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैसे 6 ऐड हुई थी 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट,
In which of the following states of COVID the first ever e-लोक अदालत? अब it is a very backdated question. छत्तीसगढ़ में पहली बार ई-लोक अदालत. ठीक है, अब आप क्वेश्चन का टाइप देखिए, है ना, करंट का बढ़िया वेटेज है और बहुत अटपटे सवाल नहीं है करंट से. अटपटे सवाल थोड़े बहुत हिस्ट्री से ही हैं. करंट के सवाल ऐसे हैं कि अगर आपने एक दो बार किसी भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन को घुमाया है सरसरी निगाह से तो आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चंस अच्छे हैं करंट के. Which of the following tribes is not the native to Andaman and Nicobar Islands of India? हल्चू, रेंगमा, ओंगे एंड शम्पेन. देखिए शम्पेन ट्राइब है, ओंगे भी है, हल्चू भी है. ये तीनों अंडमान निकोबार्स के हैं. याद कर लेंगे. कैसे याद करेंगे? हल्चू, ओंगे, शम्पेन. क्वेश्चन से अपने इंफॉर्मेशन को और अपने नॉलेज बैंक को बढ़ाइए. ठीक है, तो हल्चू, ओंगे और शम्पेन ये तीनों अंडमान निकोबार के ट्राइब्स हैं. और रेंगमा जो है ये नागालैंड असम में पाया जाता है. नागालैंड, असम. ठीक है, ओके. तो ये हमारा आंसर हो गया कि इट इज नॉट फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार. तो दीज वर आर 50 क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट सेशन. 2 सेशंस 2021 के और होंगे और हम कवर कर लेंगे. 21 को भी, 20 को भी, 19 को भी, 18 को भी, सबको कवर करने वाले हैं. कोई भी सेशन बचेगा नहीं. तो अगर आपको सेशन पसंद आया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.